हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ IAS। प्यारे साथियों, लेक्सिकन फॉर एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड के इस 2023-24 के एडिशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं प्रसन्ना वर्मा आज आपके लिए लेकर आई हूँ इसका चैप्टर 7 जिसका नाम है कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ मॉरल थिंकर्स एंड फिलोसफर्स का पार्ट 2। तो आइए शुरू करते हैं, उसको कंटिन्यू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब वगैरह आप कर लीजिएगा। पहला टॉपिक जो हम इसके अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है वर्च्यूज एंड गुड कंडक्ट का। अब मतलब क्या हुआ इसका पहले ये समझिए। देखिए, वर्च्यूज की जब हम बात करें, वर्च्यूज और वाइसेस दो वर्ड को समझिएगा। वर्च्यूज का मतलब होता है आपके गुण, ठीक, और वाइसेस का मतलब होता है आपके दोष। तो जब बात करते हैं, अच्छा एक चीज़ और समझ लीजिए, जो भाई कमज़ोर हैं थोड़ा सा इंग्लिश में, तो मैं हर चीज़ बता दें। ट्रेट का मतलब होता है लक्षण, ठीक है। तो जो वर्च्यूज हैं, दैट इज जो आपके गुण हैं, ये एक अच्छे लक्षण होते हैं किसी इंसान के कैरेक्टर के, मतलब चरित्र के। और जो वाइसेस हैं, दैट इज दोष जो हैं, वो खराब लक्षण होते हैं किसी इंसान के चरित्र के, ठीक है। तो जो वर्च्यूज हैं, वर्च्यूज एक अच्छे गुण होने के कारण, भाई एक चरित्र के, कैरेक्टर के अच्छे गुण होने के चलते इनको आप अच्छे से और डेवलप करें, तब तो जिंदगी में आप और अच्छा काम करेंगे ना। और यही आप एक मनुष्य को एक इंडिविजुअल लेवल पे उसके सर्वाइवल के लिए, उसकी उन्नति के लिए बहुत ज़रूरी है, जिससे वो समाज के अंदर, दैट इज सोसाइटी के अंदर अच्छे से जीता है। अच्छी ज़िंदगी जीनी है, सही रास्ते पे चलना है, मॉरल लाइफ जीनी है, तो ये डेवलप तभी होगा जब आप लगातार रेगुलर तरीके से अच्छे कर्मों को करोगे, अपने कार्यों को करोगे, अपनी सिचुएशन के हिसाब से, चेंजिंग सिचुएशन के हिसाब से, जैसे जैसे आप चीज़ों में आप अच्छे रहोगे, तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि जो है आप एक अच्छे मनुष्य भी बनोगे, और अपने गुणों को जैसे जैसे आप उत्पन्न करते जाओगे, आप समाज के लिए भी एक अच्छे व्यक्ति बनोगे। तो अब जब हम कैरेक्टर की बात करते हैं और कंडक्ट की बात करते हैं, ठीक है ना, किसी व्यक्ति के, तो ये आपस में कैसे रिलेटेड है समझिए। कंडक्ट क्या है एक इंसान का? कंडक्ट एक व्यक्ति का वो है एक्सप्रेशन ऑफ हिज कैरेक्टर इन वेरिड सिचुएशन। आप समझो, जो इंसान का चरित्र होता है, सपोज जो भी आपका कैरेक्टर है, उसी हिसाब से तो आप कर्म करते हो, उसी हिसाब से आप बिहेव करते हो, लोगों से बात करते हो। अलग अलग सिचुएशन में अगर आपके अंदर एक अच्छा कैरेक्टर है तो आप हर सिचुएशन में एक अच्छी तरीके से रिस्पॉन्स और कार्य करते हो, ठीक है ना। अब इसी के साथ चलिए, मॉरल कैरेक्टर अगर व्यक्ति का है तो ये तब फॉर्म होता है जब ये अच्छे कर्मों को करता है, लगातार करता है, बढ़िया से करता है। तो इस तरीके से वर्च्यूज़ को आप कल्टीवेट कर सकते हो, और उसके अलावा आप इसे कह सकते हो कि ये ही एक कैरेक्टर वैल्यूज़ होती हैं। अच्छे गुण हैं तो आपकी कैरेक्टर वैल्यूज़ को दर्शाती हैं। Since virtues can be cultivated, they can also describe as an required disposition of virtuous person। ठीक है, वर्च्यूज है तो मतलब व्यक्ति जो है गुणों से भरा हुआ व्यक्ति, एक अच्छा व्यक्ति है। तो आपको वर्च्यूज क्या दिखाती हैं? दिखाती है एक व्यक्ति के चरित्र की, एक ह्यूमन की कैरेक्टर की एक्सीलेंस दिखाती है ना, कि ये व्यक्ति सबसे ही सुप्रीम, बहुत ही अच्छे कैरेक्टर का व्यक्ति है अगर ये गुणों से, अच्छे गुणों से भरा हुआ है तो। लेकिन वही जगह अगर आप में दोष है तो वो आपके कैरेक्टर के डिफेक्ट्स को दिखाती है कि भाई ये व्यक्ति जो है बहुत ही बेकार है। तो ये जो वर्च्यूज हैं, दूसरे शब्दों में ये इनर ट्रेड्स आ गई है ना, एक ऐसे जो है लक्षण है एक इंसान के जो अंदर हैं, हर व्यक्ति के खुद के लक्षण हैं, है ना, और यही उसकी सही गलत रास्ते को चुनने में मदद करते हैं, एक इंसान की मोरालिटी को दर्शाते हैं। वाइल ड्यूटी और एक्शंस, मोरालिटी जो भी है व्यक्ति कर रहा है वो सब इसी से दर्शा देता है। एक सिंपल बात कहिएगा, यहाँ पे एक मैसेज आपको जाता है कि एक जो महान व्यक्ति होता है वो क्या है, वो कहेगा कि बी गुड एंड डू गुड, अच्छे रहो, अच्छा करो। इस तरीके से सब कुछ आप अच्छा करोगे और अपने कर्मों को भी अच्छा करोगे, सब समाज अच्छा होगा। अब ड्यूटीज़ की जब हम बात करते हैं, बीच में हमारे कर्म हैं, जो हमारे कार्य को करना है, ये तो हमें करना ही करना है। एक व्यक्ति अपनी ड्यूटी को निभाता है, और वर्च्यूज मैंने बताया कि वर्च्यू एक मॉरल क्वालिटी है किसी व्यक्ति की, इसलिए हम ये बात कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर इंसान वर्चुअस तभी है जब उसके अंदर अच्छी क्वालिटीज़, गुड क्वालिटीज़ हैं। और ऐसा वर्चुअस पर्सन
जो होता है वो ना सिर्फ अच्छा होता है बट ये अच्छे कार्यों को, दैट इज गुड डीड्स को भी करता है। ये कोई छुट्टी नहीं लेता अपनी वर्च्यूज से कि अरे आज एक काम करते हैं, बड़े दिनों से हम अच्छे रहे हैं, आज हम चलो बेकार हो जाते हैं, ऐसा नहीं करता। इसके व्यक्ति के अंदर जो भी गुण हैं ये उसके अंदर है, उसकी हैबिट में दिखते हैं अच्छे से। और एक व्यक्ति जो है उसी रास्ते पे चलता है और जानता है कि ये डिसीजन मेरा सही रास्ते की तरफ मुझे ले जाएगा और ये डिसीजन मेरा गलत रास्ते की तरफ मुझे ले जाएगा, और इसी के हिसाब से वो सही कार्य करता है ताकि वो सही रास्ते की तरफ चले। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब वर्च्यू एंड वाइसेस को थोड़ा सा समझते हैं। चलिए, दोनों का मतलब मैंने आपको बता दिया, गुण और दोष। तो ग्रीक टर्म जो है फॉर वर्च्यू इज ये है, ग्रीक का टर्म जो है एरिटी। हाँ, अब इसमें थोड़ा थोड़ा जो है हो सकता है मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत हो। इसका यूज करा जाता था फॉर एक्सीलेंस ऑफ एनी काइंड, मतलब किसी भी चीज में जब कोई व्यक्ति एकदम, किसी चीज को हम बिल्कुल सुप्रीम, बिल्कुल बेस्ट कहते हैं, तो हम यहाँ इस वर्ड का यूज करते थे ग्रीक में। बट जनरली एक्सीलेंस तो ये हो गया ना कि एक एक्सीलेंस एक ह्यूमन पर्सन के अंदर है, सो दैट वर्च्यूज में भी डिस्क्राइब एज फॉर्म ऑफ ह्यूमन एक्सीलेंस। कि अगर वर्च्यू है तो मतलब एक चीज़ हो गई ना, एक फॉर्म हो गया एक व्यक्ति के अंदर। व्यक्ति एक एक्सीलेंट व्यक्ति है तो उसके अंदर एक अच्छी वर्च्यू है, तो मतलब अच्छा वर्च्यूज हैं अगर उसके अंदर तो वो एक्सीलेंट कहलाएगा, है ना। एक फॉर्म बना रही है वर्च्यू एक व्यक्ति को एक्सीलेंट दिखाने में। और वर्च्यू जो है वो निकल के आता है, एक लेटिन का शब्द था। लेटिन का शब्द क्या था? लेटिन का शब्द था वर्चुस। ठीक है, इसका मतलब था मॉरल एक्सीलेंस। समझ गए अब आप लेटिन वर्ड से क्या लिया गया है? मॉरल एक्सीलेंस। तो वर्च्यू एक कैरेक्टर ट्रेट है, एक कैरेक्टर का लक्षण है या क्वालिटी है, जिसे कहा जाता है कि भाई ये इसकी एक अच्छी क्वालिटी मानी जाती है। और एक व्यक्ति जो वर्चुअस है उसकी जो उसको वैल्यू, वो व्यक्ति के अंदर और वैल्यूज़ प्रमोट होती हैं। और जब इस तरह के और व्यक्ति आपस में मिलते हैं तो एक समाज के अंदर एक अच्छाई की तरफ लेके जाया जाता है। ठीक है, अच्छा वर्च्यू का ऑपोजिट क्या होता है? वाइसेस। अब एथिक्स के अंदर वर्च्यू का यूज़ करा जाता है यहाँ पे दो जो है समवॉट डिफरेंट मीनिंग्स में। इस बात को थोड़ा समझिएगा, इसके अंदर जो है जो है दो मीनिंग्स में समझा जाता है एथिक्स के अंदर वर्च्यू को। गौर समझिए, पहला तो ये कि वर्च्यू क्वालिटी है कैरेक्टर की। वर्च्यू क्या है? क्वालिटी है किसी कैरेक्टर की, आपके जो है चरित्र की। मतलब कि भैया आपको पता है अंदर पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको क्या सही चूज करना है, किस तरीके से आपको अपनी सामाजिक यूनिवर्सल ड्यूटीज़ को अच्छे से निभाना है ताकि आप सही रास्ते को चुनो। ठीक है, तो अ वर्च्यू इज अ क्वालिटी ऑफ कैरेक्टर। दूसरी बात ये कि अ वर्च्यू इज ऑल्सो अ हैबिट ऑफ एक्शन करस्पॉन्डिंग टू द क्वालिटी ऑफ कैरेक्टर और डिपोजिशन। मतलब कि वर्च्यू एक आपकी हैबिट ऑफ एक्शन है कि आप इस तरीके से काम करते हो। ठीक है, जब आप क्या हो कि भाई अपने चरित्र के हिसाब से काम कर रहे हो और इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आप इस तरीके से ही कदम उठाओगे। ठीक है, कि मतलब एक इंसान अगर सच्चा है, ऑनेस्ट है या ऑनेस्टी से काम करता है, तो एक इंसान की ऑनेस्टी जो है उसके कार्यों में वो इक्वली वैसी है एज इस वर्च्यूज। उसके ये गुण हो गया उसका कि एक सच्चा व्यक्ति है, एक ऑनेस्ट व्यक्ति है। ये तो दो तरह से यूज हो रहा है यहाँ पे वर्च्यूज। ठीक है ना, अलग अलग दो डिफरेंट मीनिंग्स में आप देख रहे हो। तो वर्च्यूज को आप और ब्रॉडर तरीके से देखोगे तो एक वैल्यूज के कॉन्टेक्स्ट में देखोगे तो हर एक इंडिविजुअल के अंदर कुछ वैल्यूज होती हैं, जिस वैल्यूज के माध्यम से उसके बिलीव्स जो है डिफाइन होते हैं, उसके आइडियाज, उसकी ओपिनियंस, उसकी सोच जो भी है। और इंटीग्रिटी इन द एप्लीकेशन ऑफ वैल्यू, भाई जब वैल्यू को लगाने में व्यक्ति के अंदर अगर इंटीग्रिटी है, अभी मैं समझाती हूँ, ठीक है ना, तो समझ लीजिए क्या होगा। इंटीग्रिटी इन द वैल्यू एप्लीकेशन ऑफ वैल्यू इंश्योर इट्स कॉन्टिन्यूटी and this continuity separates a value from beliefs, opinion and ideas। अब यहाँ पे समझिएगा दो चीज़ें का पहले आप टर्म समझिए। बहुत सारे लोगों को बड़ी कन्फ्यूजन होती है, एक हम ऑनेस्ट की बात करें, एक हम इंटीग्रिटी की बात करें। तो अब आप कहेंगे मैम दोनों ही हम गूगल पे देखते हैं तो मीनिंग हमको सेम नज़र आता है, दोनों में डिफरेंस क्या है अगर आप बता दीजिए तो मज़ा आ जाए। देखिए इसको ऐसे समझिए कि आपने कोई गलत काम किया, ठीक, और गलत काम करके आपने जाके बता दिया और कहा कि मैंने गलत काम किया है, ये मैंने किया है।
तो इसका मतलब है कि आप ऑनेस्ट व्यक्ति हैं, आप सच्चे व्यक्ति हैं, आपने सच्चाई को बता दिया, ठीक है। और जब हम इंटीग्रिटी की बात करते हैं, ठीक है ना, तो इंटीग्रिटी का मतलब है कि आपने कभी सोचा ही नहीं है गलत काम करने का। तो करना तो दूर की बात है, किसी को करके और बताना तो अलग की बात है लेकिन आपने कभी सोचा ही नहीं गलत काम करने के लिए, तो ये एक इंटीग्रिटी के अंदर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इंटीग्रिटी इन द एप्लीकेशन ऑफ वैल्यू, जब आप वैल्यू अप्लाई कर रहे हो और इंटीग्रिटी के साथ हो, तो इस बात पक्का मुहैया रहती है, इस बात को इंश्योर करती है ये चीज़ कि भैया आपकी वैल्यू लगातार मतलब एक सही पाथ पे ही आप लेकर जाएगी। और ये कॉन्टिन्यूटी सेपरेट करती है वैल्यू को बिलीफ से, ओपिनियन से, आइडियाज से। आप कुछ सोच रहे हो, आपके कुछ ओपिनियन, आपको कुछ आइडिया, लेकिन अगर आप एक सच्चे और एक सच्चाई से भरे व्यक्ति हो तो आप अपने आप ही एक सही रास्ते पे जाओगे। इस कॉन्टेक्स्ट में अब वैल्यू, एग्जाम्पल ट्रुथ और इक्वालिटी और क्रीड, ये कोर फॉर्म होता ये कोर है जिसके माध्यम से हम ऑपरेट करते हैं और रिएक्ट करते हैं। और सोसाइटीज़ के अंदर वैल्यूज़ जो हैं, जो आपस में शेयर होती हैं, बहुत सारे भाई समाज के अंदर क्या होता है, समाज एक कल्चर होता है कि एक कुछ वैल्यूज़ को शेयर करता है ना। तो एक व्यक्ति की, एक इंडिविजुअल की जो वैल्यू है वो टिपिकली ज़्यादा मतलब बड़ी है, बट पूरी तरह से नहीं है जब हम कल्चर की वैल्यूज़ के हिसाब से देखें। तो इंडिविजुअल की जो वर्च्यूज़ हैं इनको आप ग्रुप कर सकते हो चार जो है वो कैटेगरीज में। एक इंडिविजुअल की वर्च्यूज़ को आप 4 कैटेगरीज में जो है वो क्या कर सकते हो, ग्रुप कर सकते हो। अब एक एक करके मैं बता देती हूँ। सबसे पहला तो आता है यहाँ पे एथिक्स, ठीक है। एथिक्स पहले समझते चाहिए इसके अंदर का, फिर मैं आपको बताती जाऊँगी। दूसरे नंबर पे जो है वो आप कहोगे एस्थेटिक्स। इसके नाम पे तो सबको वही फोटोज याद आने लगी होंगी। तीसरे नंबर पे जो आप कहोगे वो आप कहोगे डॉक्ट्रिनल। और चौथे नंबर पे जो आप कहोगे वो आप कहोगे इनेट या इनबॉर्न। अब इसको गौर समझिएगा, सारे शब्द ही आपको सब कुछ दिखा देंगे। जब हम यहाँ पे देखिए, गौर समझिएगा, मैं आपको क्या समझा रही हूँ। मैं आपको समझा रही हूँ इंडिविजुअल वर्च्यूज, एक व्यक्ति के जो गुण हैं उनको आप 4 कैटेगरी में बांटते हो वैल्यूज के। पहला तो एथिक्स। अब एथिक्स में क्या है, वर्च्यू अगर है, वर्च्यू या वाइस को देखें तो गुड या बैड को देखें, मॉरल या इमॉरल को देखें। किसी इंसान के एथिक्स में यही होता है ना कि सही है गलत है, कि भाई इंसान गुणी है या दोषी है, या इंसान जो है वो वही चीज़ है, मॉरल है इमॉरल है, एमॉरल है। ये सारी चीज़ें हम डेफिनेशन आपको बता चुके हैं। मॉरल इमॉरल एमॉरल में क्या डिफरेंस होता है, सही कर रहा है, राइट कर रहा है, रॉन्ग कर रहा है, परमिसिबल चीज़ कर रहा है, इम्परमिसिबल चीज़ कर रहा है। तो यहाँ पे दोनों ही ऑपोजिट टर्म को आप देखोगे। जब एस्थेटिक की बात करते हैं तो हम देखते हैं ब्यूटीफुल, अगली, अनबैलेंस, प्लीजिंग, इस चीज़ को टर्म में देखते हैं। जब हम डॉक्ट्रिनल की बात करते हैं तो हम उस टर्म में चले जाते हैं कि व्यक्ति की पॉलिटिकल, आइडियोलॉजिकल, रिलीजियस या सोशल बिलीव्स और वैल्यूज़ क्या हैं। और जब हम इनेट या इनबॉर्न की बात करते हैं तो इनबॉर्न वैल्यूज़ जैसे कि रिप्रोडक्शन हो गया, सर्वाइवल हो गया, तो ये सब इसके अंदर आता है। तो ये 4 चीज़ों को याद रखिएगा जो व्यक्ति के वैल्यूज़ को जो है वो डिफाइन करती हैं। अब देखिए, वाइस की जब हम बात करते हैं तो ऐसी प्रैक्टिस या ऐसी हैबिट है जिसे हम लोग क्या मानेंगे, ऑब्वियस सी बात है, मॉरल तो मानेंगे नहीं, तो हम लोग मानेंगे ये इमोरल चीज़ है या डिप्रेव्ड चीज़ है या डिग्रेडिंग चीज़ है ना। सोसाइटी की तरफ हम देखें तो ये सोसाइटी को, समाज को नीचे की तरफ लेके जाएगी। और ही कम जितना मतलब आप यूज़ करोगे इसका, तो वाइस समझ लो ये एक फॉल्ट है, एक डिफेक्ट है ना। ये सब चीज़ों का मतलब आपको पता होगा। एक खराब आदत, एक बैड हैबिट है। और सिनोनिम्स जो हैं वाइस के, उसमें फॉल्ट, डिप्रेविटी, सिन, इनइक्विटी, विकेडनेस, करप्शन, ये सब आता ही आता है। आज की मॉडर्न इंग्लिश टर्म जो बेस्ट तरीके से इसका ओरिजिनल मीनिंग लेकर आती है वो लेकर आती है वाइस का, समझ लो विशियस, ठीक है। इसका मतलब फुल ऑफ वाइस, पूरी तरीके से अवगुणों से भरा हुआ। इस सेंस में वर्ड वाइस कहाँ से निकल के आ रहा है, एक लेटिन वर्ड हुआ था वीटियम, वहाँ से, मतलब फेलिंग या डिफेक्ट। और वाइस ये ऑपोजिट किसका हो गया है, मैं बता चुकी हूँ, वर्च्यूज का। तो जो टर्म वाइस है ये पॉपुलरली अलग अलग एक्टिविटीज़ में भी अप्लाई करा जाता है, उन एक्टिविटीज़ जिन एक्टिविटीज़ को हम इमोरल कहते हैं। और ऐसी बहुत सारी चीज़ हो गई, अब्यूज़ ऑफ एल्कोहल या दूसरे रिक्रिएशनल ड्रग्स आप ले रहे हो, गैम्बलिंग कर रहे हो, स्मोकिंग कर रहे हो, फिर चीटिंग कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो, सेल्फिश हो आप, मतलबी हो, बिहेवियर्स या एटीट्यूड्स जो कि
ऑपोजिट जा रहे हों आपकी वर्च्यूज़ जो इस्टेब्लिश करी गई है कल्चर के द्वारा, तो आप उन सारी चीज़ों को वाइसेस कहोगे। फॉर एग्जाम्पल कि मानो कि जो है एफिमिनेसी इज कंसिडर्ड अ वाइस इन अ कल्चर एस्पाउजिंग मैस्कुलिनिटी एज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ कैरेक्टर ऑफ मेल्स, तो ये नहीं होता। तो अब समाज क्या कहता है, समाज आपसे कुछ भी कहे, अगर समाज कह रहा है, सपोज करिए एक एग्जाम्पल लीजिए कि आज भी कितना आदमी शराब पीता है, कितना आदमी पीता है, सब बहुत ही सुप्रीम समझते हैं, लेकिन अगर मान लो कि कोई शराब, समाज से अगर पूछोगे आप ओवरऑल खड़े होके 4 पब्लिक से पूछ लो, तो वो आपको कहे कि शराब पीना गलत बात होती है, ये कहेगी ना सिगरेट पीना गलत बात होती है, हर आदमी पी रहा है लेकिन गलत बात होती है, अगर किसी को देख ले ऐसा करते तो उसको गलत माना जाता है, तो एक अवगुणों में आपके आएगा ना, तो वो चीज़ हो गई। तो ये आप समझ गए वर्च्यूज़ और वाइसेस के बीच में डिफरेंस, आई होप आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कि भैया प्लेटोस कॉन्सेप्ट क्या था वर्च्यूज़ और कार्डिनल वर्च्यूज़ का। ये तो हमने आपको डिफरेंट मीनिंग का बता दिया सब कुछ। ये प्लेटोस कॉन्सेप्ट ऑफ वर्च्यूज़ एंड कार्डिनल वर्च्यूज़ समझते हैं। प्लेटो जो एक ग्रीक फिलोसफर थे, है ना, 427 BC से लेके 347 BC तक रहे थे। तो ये जो ग्रीक फिलोसफर थे प्लेटो, ये मतलब इन्हें जाना जाता था एक सच्चा जो डिस्पाइल सोक्रेट्स का, सोक्रेट्स भी फिलोसफर थे। तो जो प्लेटो के सिद्धांत थे कार्डिनल वर्च्यूज के लेके, वो बेस थे उनके कॉन्सेप्ट ऑफ वर्च्यूज पे ही। कार्डिनल वर्च्यूज के जो प्लेटो के जो डॉक्ट्रीन थे कार्डिनल वर्च्यूज को लेके, ये बेस थे ऑन इस कॉन्सेप्ट ऑफ वर्च्यूज। तो प्लेटो के हिसाब से गुडनेस, अच्छाई, ठीक है, गुडनेस के अंदर जो है क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ अ नेचुरल एंड प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन नेचर। कि भैया अगर एक व्यक्ति अपने प्राकृतिक तरीके से अच्छे से काम कर रहा है, उसका व्यक्तित्व, उसका नेचर, तो इसका मतलब वो एक अच्छे तरीके से ही बिहेव करेगा, ठीक है, अच्छाई के रास्ते पे ही चलेगा। देखिए व्यक्ति जो है वो एक सोशल एनिमल है, ये आप जानते हैं, सोशल है बाय नेचर। इसलिए सोसाइटी एक नॉर्मल बैकग्राउंड, हम लोग हर चीज़ को सोचते हैं ना, क्या कहते हैं, 4 लोग क्या कहेंगे, हाँ, तो सोसाइटी तो एक नॉर्मल बैकग्राउंड है किसी इंसान की मॉरल लाइफ के लिए। और सोक्रेट्स ने ये कहा था कि वर्च्यू इज अ नॉलेज। इसका मतलब इट मीन्स दैट इंसाइट इनटू द नेचर ऑफ मॉरल वर्च्यूज, ये बहुत ज़रूरी है अगर आपको वर्चुअस बनना है। अगर आपको इसका ज्ञान है तो आपको वर्चुअस बनने से कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, ये भी बात है, लेकिन सिर्फ नॉलेज से ही सब कुछ नहीं हो जाएगा। एक इंसान को उस नॉलेज का उपयोग करना पड़ेगा, कल्टिवेट करना पड़ेगा, वर्च्यूज़ को अपनी हैबिट में उसको लाना पड़ेगा, अपने कर्मों के माध्यम से, अपने एक्शंस के माध्यम से, मॉरल एक्शंस के माध्यम से उसको और बढ़ाना पड़ेगा। तो प्लेटो के लिए गुड लाइफ इज़ द लाइफ ऑफ वर्च्यूज़, ठीक है। अगर अच्छा जीवन आपको निभाना है समाज के लिए, अपने लिए, तो इसका मतलब आप वर्च्यूज से भरे हैं, तो आप बढ़िया जीवन निभा पाएंगे। तो प्लेटो ने क्या करा कि 4 इंपॉर्टेंट वर्च्यूज को अपनी थ्योरी ऑफ मोरालिटी में डाला। देखें ज़रा, यहाँ लिखी विखी हो तो ठीक है, हाँ लिख दिया है भाई। तो प्लेटो क्या ने 4 इंपॉर्टेंट वर्च्यूज को अपनी थ्योरी ऑफ मोरालिटी में डाला। उसे समझिए, पहला विजडम, फिर जस्टिस, तीसरा करेज और चौथा टेम्परेंस। ये 4 चीज़ें ऐसी थी, याद कर लीजिएगा, विजडम, जस्टिस, करेज और टेम्परेंस। इनके हिसाब से अगर ये 4 वर्च्यूज व्यक्ति के अंदर आ गई तो उसका जीवन, मॉरल लाइफ उसे जीने से कोई नहीं रोक सकता। बाद में ये 4 वर्च्यूज को, इन्हीं 4 वर्च्यूज को बाद में क्या कहने लग गए कार्डिनल वर्च्यूज। ये पीछे जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है ना, टेंशन मत लीजिएगा, सब लिखा है, ये देखिए, ठीक है। तो इसी को ही बाद में कहने लगे कार्डिनल वर्च्यूज। तो टर्म जो ये कार्डिनल निकला ना, ये निकल के आया, एक वर्ड था कार्डो। कार्डो का मतलब हिंज या हुक जो सपोर्ट करता है दरवाजे को, डोर को, ऑन विच द डोर टर्न्स, है ना, जिससे दरवाजा चलता है ऐसे ऐसे। तो अब समझ लो, तो यही कार्डिनल कहाँ से निकला, कार्डो से। तो यही ना कार्डिनल वर्च्यूज, एक व्यक्ति को इधर उधर होने में मदद करना जो है, इन वर्च्यूज का बहुत बड़ा रोल होता है उसमें। अब ये 4 वर्च्यूज जो है कार्डिनल है, क्यों? क्योंकि ये इंसान के मॉरल लाइफ को सपोर्ट करती है सोसाइटी में। ये फंडामेंटल वर्च्यूज हैं। कुछ दूसरी वर्च्यूज भी डिपेंड करती हैं इनके ऊपर, इसलिए ये वो जो बाकी हो गई वो इनके नीचे आ गई, सबऑर्डिनेट हो गई। तो प्लेटो के हिसाब से
जो इम्पोर्टेंट की है मॉरल लाइफ की, ये है प्रॉपर तरीके से अपनी ज़िंदगी के जो है इंटीग्रेशन करना 3 पार्ट्स ऑफ दी सेल्फ को, ठीक है। 3 खुद के जो हिस्से हैं, उन्हें 3 एलिमेंट्स ऐसे हैं ह्यूमन बीइंग्स के अंदर, जिसे अगर आप जो है एकदम बढ़िया से तालमेल बना के चलोगे तो जीवन में आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। वो 3 चीज़ें क्या हैं? पहला तो ये कि पैशनेट या एपिटिटिव एलिमेंट, यहाँ पे लिख के बता देती हूँ, 1 सेकेंड, ठीक, यहाँ आ जाओ। वो 3 चीज़ें क्या हैं? पहला तो बात हो गई यहाँ पे पैशनेट और एपिटिटिव एलिमेंट, जिन्हें हम लोग कहते हैं पैशंस। हाँ, दूसरा क्या हो गई बात? दूसरी बात होती है स्पिरिटेड और डायनामिक एंड एग्जीक्यूटिव। ये क्या हो गई? ये एग्जीक्यूटिव एलिमेंट, ये हो गए अपने विल, इच्छा। हाँ, और तीसरा जिसे कहते हैं हम लोग फिलोसफिकल और रैशनल एलिमेंट, दैट इज क्या बोलेंगे? रीजन और इंटेलेक्ट। हाँ, तो ये तीनों जो चीजें हो गई, पैशंस, विल, रीजन और इंटेलेक्ट, मतलब पैशन, विल, रीजन, तो ये अगर तालमेल बढ़िया है, या आप तालमेल कैसे बढ़िया बना पाओगे? जब आप अंदरूनी तरीके से, अंतरात्मा आपकी जो है मदद करेगी इसमें कि आप पैशंस अपने देख के चलो। और प्लेटो के हिसाब से जो ये 4 कार्डिनल वर्च्यूज मैंने आपको पहले बताई, दैट इज विजडम, करेज, टेम्परेंस एंड जस्टिस, ये जो है इसमें इंडिविजुअल और सोशल दोनों ही इंपॉर्टेंस आप पाओगे। ये आप इंडिविजुअल में भी पाओगे और ये सोसाइटी के अंदर भी पाओगे। ह्यूमन बीइंग्स रैशनल होते हैं, वो क्या सोचते हैं कि हम अगर इतनी चीज़ें दे रहे हैं तो हमें उतना चीज़ मिलनी भी चाहिए। सोशल एनिमल है, ये नेचुरल टेंडेंसी है कि हम कम्युनिटी में रहना चाहते हैं। देखो, अकेले व्यक्ति रहता है तो कितना ही बीमार पड़ जाता है। तो मोरालिटी सोसाइटी की वो भी सेम होनी चाहिए ना। और चूंकि सेम वो कैसे होगी? क्योंकि अच्छे खूब सारे अच्छे इंडिविजुअल अगर किसी जगह रहेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि सोसाइटी भी अच्छी हो जाएगी, है ना। तो मोरालिटी सोसाइटी की सेम वैसी ही होगी जैसा वहाँ इंडिविजुअल होगा। तो प्लेटो के हिसाब से सोसाइटी एक इंडिविजुअल रिट का एक बड़ा हिस्सा है। सोसाइटी इंडिविजुअल से ही तो बनी है। अब मान लो कि हमने कुछ बॉल रखी ब्लैक कलर की, तो एक बॉल अगर ब्लैक है, सपोज करिए कि जो है, तो अगर हमने खूब सारी बॉल्स रख दी ब्लैक 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 ब्लैक, तो वो जो खूब सारी बॉल्स हैं वो भी तो एक एक करके बनी है। वैसे ही इंडिविजुअल का भी हाल है। तो ये हमने कहानी बताई आपको जो प्लेटो ने कहा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो है एरिस्टोटेलियन कॉन्सेप्ट ऑफ वर्च्यू। प्लेटो का तो बताया, एरिस्टोटल का क्या था समझते हैं। एरिस्टोटल थे कौन, पहले ये जानिए। एरिस्टोटल जो थे वो भी एक बहुत ही महान ग्रीक फिलोसफर थे, और ये रहे थे 384 BC से लेके 322 BC तक, ठीक है। और ये पहले ऐसे थे जिन्होंने एक किताब लिखी थी एथिक्स के ऊपर, इन द वेस्टर्न वर्ल्ड, बुक ऑन एथिक्स इन द वेस्टर्न वर्ल्ड। नॉलेज, करेज, समझिएगा, नॉलेज, करेज, ब्रेवरी, प्रिजर्वेरेंस बाय देमसेल्फ, खुद में ये सिर्फ मॉरलिटी नहीं बनाती या एक अच्छा चरित्र नहीं बनाती इंसान के अंदर। अब इनका एथिकल सिग्निफिकेंस डिपेंड करता है ऑन द मोटिव्स एंड द वैल्यूज टू विच दे आर रिलेटेड। समझिएगा बात को, इन्होंने एक बहुत गहरी बात ये बोली कि सिर्फ आपका ज्ञान, आपका करेज, आपका कैरेक्टर ना, आपका एक इंसान को जो है यही सब कुछ नहीं बना देता, बल्कि आपका उद्देश्य क्या है, आप उन वैल्यूज़ को कहाँ पुट कर रहे हो, किससे रिलेटेड है, ये इसकी इंपॉर्टेंस को और दर्शाता है। एरिस्टोटल इसलिए सीधा सीधा यहाँ पे डिस्टिंग्विश कर पा रहे थे मॉरल वर्च्यूज़ के बीच में फ्रॉम द इंटेलेक्चुअल वर्च्यूज़, ठीक है। इन्होंने दोनों डिफरेंस बताया। आप सोच के उसको अप्लाई कहाँ कर रहे हो, ये ज़रूरी है, उन वर्च्यूज़ का आप यूज़ कहाँ कर रहे हो। तो इन्होंने मॉरल वर्च्यूज़ को इंटेलेक्चुअल वर्च्यूज़ से सीधा सीधा अलग करके दिखाया। और जो डॉक्ट्रिन, जो सिद्धांत थे यहाँ पे गोल्डन मीन के, इज सेंट्रल इन द एरिस्टोटल कॉन्सेप्ट ऑफ वर्च्यूज़।
अब एरिस्टोटल ये भी सही थे, है ना, ये जो मीनिंग था इंपॉर्टेंट वर्च्यूज की, इसको और आगे ले जाने में, जस्टिस की जो थी बात, इन्होंने कहा कि जस्टिस जो है, मैंने पहले आपको जस्टिस बताया था ना, उसके अंदर एक जो है क्या कहते हैं वर्च्यू के बारे में, तो यहाँ पे देखिए जस्टिस, अरिस्टोटल ने ये कहा कि जस्टिस के भी दो फॉर्म हैं, ठीक है, दो फॉर्म है। कौन कौन से फॉर्म है? एक पहला फॉर्म तो इन्होंने ये बोला कि डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, समझिएगा बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, और दूसरा इन्होंने बोला रेमेडियल जस्टिस। तो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के अंदर क्या चीज़ देखिए, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के अंदर इन्होंने कहा कि इक्वेबल तरीके से, है ना, एक समान डिस्ट्रीब्यूशन दिया जा रहा है, जब दिया जा रहा है सबको वेल्थ, ऑनर, हर सिटीजन को, स्टेट के अंदर के हर सिटीजन को एक समान वेल्थ मिल रही है और एक समान जो है इज्जत मिल रही है, ऑनर मिल रहा हो, तो हम कहेंगे कि न्याय सबके साथ एक जैसा हुआ, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है सबका एक जैसा, ठीक है। और जब रेमेडियल जस्टिस की हम बात करते हैं तो इसके अंदर होता है कि एक फेयर ट्रांजेक्शन हो अमंग द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी, कि हाँ भैया देखो इनको ये था, इनको ये था, और इस तरीके से जो है वो इन्होंने ये चीज़ें करी, है ना, तो उनको जो भी दिक्कतें हैं उसका उपाय उस व्यक्ति को मिल गया या उसका समाधान उस व्यक्ति को मिल गया, ठीक है। तो अब इन्होंने कहा कि जो वर्च्यूज़ हैं ये आप लेते हो जैसे जैसे आप अपने हैबिट को, भाई आप क्या कहते हो कि एक हम वर्च्यू सेक्शन करेंगे, गुणों से भरा हुआ एक अच्छा कर्म कर रहे हैं, तो हम लगातार जब करते रहेंगे ऐसे कर्मों को, तो हमारे अंदर और वर्च्यूज़ आती रहेंगी। जब हम सोचते हैं, समझते हैं, अपने इंसान की इच्छाओं को, खुद की इच्छाओं को, खुद के पैशंस को जब हम कंट्रोल करते हैं कि हमें एक जो है इस तरीके से ही काम करना है, तो ये भी एक स्पेशल वर्च्यू है किसी व्यक्ति की। तो एरिस्टोटल के हिसाब से वर्चुअस कंडक्ट के अंदर होता है कि कोई, आप कहते नहीं हैं हम लोग कि बहुत खुशी में बहुत ज़्यादा कोई ऐसा डिसीजन ना ले लो और गम में बहुत ख़राब डिसीजन ना ले लो, तो अवॉइड करो एक्सट्रीम्स, एक्सेस या डेफिशिएंसी की, ये कहते हैं, ठीक है, तभी आप एक वर्चुअस कंडक्ट कर पाओगे बढ़िया तरह से। फॉर एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अगर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाओगे, मतलब अब मान लो समझ लो कि आप कोई ख़राब चीज़ है, कुछ अवगुणों में बहुत ज़्यादा चले गए, ठीक है, और या आपने क्या करा कि अपनी इच्छाओं को एकदम ही मारना शुरू कर दिया, तो भी ये गलत बात है। खुद को कंट्रोल करके रखो, यही एक वर्च्यू है कि हर सिचुएशन में एक बैलेंस डिसीजन लेना है। अच्छा, सेम तरीके से जब करेज की बात होती है तो करेज इज द मीन बिटवीन रैशनेस एंड कावर्डनेस। अब समझो, जब हम करेज की बात करते हैं हम लोग क्या कहते हैं कि एक इसको इस टर्म से समझो, आप समझ जाओगे। कहते हैं भैया आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस आ गया है, आपके अंदर अंडर कॉन्फिडेंस है, अभी आप कॉन्फिडेंस ही नहीं हो, या आप एक कॉन्फिडेंट हो, तो इसमें आप क्या कहते हो कि सुप्रीम भी नहीं होना है और बिल्कुल नीचे भी नहीं गिरना है, बीच में रहना है। तो सेम हम करेज की बात करते हैं, जब करेज की हम बात करते हैं तो करेज भी बीच में आता है, ना बहुत ऊपर यार देख लेंगे, देखा जाएगा, मार डालेंगे, काट डालेंगे, ये सब चीज़ें नहीं बिल्कुल करनी है। और यहाँ पे एकदम ये भी नहीं कि डरे डरे बैठे नहीं भैया हमको नहीं, हाँ हमको बहुत डर लगता है, ऐसा नहीं, बीच का जो है वो करेज है, ठीक है ना। जेनरॉसिटी क्या है? जेनरॉसिटी मतलब लाइज बिटवीन द मीननेस एंड प्रोडिगैलिटी। तो सेम चीज़ में समझो कि बिल्कुल ही ना बह जाओ किसी में और बिल्कुल ही ना दूर हट जाओ, हर चीज़ का बैलेंस। इसलिए वर्च्यू मैटर है ऑफ स्ट्राइकिंग अ मीन बिटवीन द टू वाइसेस। समझ रहे हो ना, बहुत डीप बात इन्होंने कही है कि वर्च्यू कहाँ लाया करेगी कि एक एक्सट्रीम, एक बिल्कुल नीचे वाला, एकदम ही गिरा हुआ, इन दोनों के, ये दोनों वाइसेस हैं और इसके बीच का जो बैलेंस है वो एक वर्च्यू कहलाता है। बहुत ही देखिए, एक्सेस भी नहीं करना है, डेफिशिएंसी भी नहीं करना है, ना एक्सेस ना डेफिशिएंसी, बीच का जो बैलेंस हिस्सा है वो वर्च्यू है। आप समझ रहे हो ना इस चीज़ को? अगर समझ रहे हो बहुत डीप तरीके से तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। तो इस मीन को पाना आसान काम नहीं है। एज शाहाकियन ने ये पॉइंट आउट किया था कि इसके अंदर ये चीज़ है कि आपको सही काम करना है, सही व्यक्ति के साथ करना है, सही हद तक करना है और सही मोटिव से करना है, सही टाइम पे करना है, तब वो कार्य पूरी तरीके से सही होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप जेनरस हो किसी को लेके, तो जेनरसिटी एक राइट पर्सन को देना है, राइट टाइम पे देना है, राइट एक्सटेंट तक देना है, राइट पर्पस में देना है। अगर आप एक्सट्रीम कुछ भी कर दोगे तो वहीं पे दिक्कतें शुरू हो जाएंगी और आज आपकी एज तक आपने ये बात को ज़रूर एहसास किया भी होगा, है ना। आगे बढ़ा जाए। अब देखिए एक टर्म है जो आपको मैं बताना चाहती हूँ, वो है यूडेमोनिया। देख लूँ मैं यहाँ पे, अगर लिखा होगा तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं यहाँ पे तो नहीं लिखा है, चलो खैर कोई बात नहीं, समझा देते हैं। ओके, ये एक टर्म है
EUDIAMONIA, ठीक है, यूडेमोनिया। ये एक टर्म है एशियन ग्रीक फिलॉसफी से, और प्लेटो के हिसाब से ये जो यूडेमोनिया है ये क्या है, ये द गुड कंपोज्ड ऑफ ऑल गुड्स, मतलब एन एबिलिटी विच सफाइसेस फॉर लिविंग वेल। मतलब क्या चीज़, कि एक अच्छाई जिसमें सारी चीज़ें अच्छाई हैं, एक ऐसी चीज़ जिस भाई आपको अच्छे जीवन व्यापन करने के लिए इसे चाहिए होगा। परफेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ वर्च्यू, रिसोर्सेज सफिशिएंट फॉर अ लिविंग क्रिएचर, ये सब इसके अंदर आता है कि अ गुड कंपोज्ड ऑफ ऑल गुड्स, एन एबिलिटी टू विच सफाइसेस फॉर लिविंग वेल, परफेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ वर्च्यू, और रिसोर्सेज सफिशिएंट फॉर अ लिविंग क्रिएचर। तो अरिस्टोटल के हिसाब से अगर देखें तो प्लेटो के हिसाब से मैंने आपको बताया, अब अरिस्टोटल के हिसाब से भी देख लिया जाए तो अरिस्टोटल के हिसाब से क्या है कि यूडेमोनिया ये हाईएस्ट गुड होता है फॉर ह्यूमन बींग्स। हालांकि ये डिफरेंस भी है इन व्हाट कॉन्स्टिट्यूट गुड फॉर डिफरेंट पर्सन के लिए, तो अलग अलग गुडनेस की भी तो अलग अलग जो है बात होती है ना। तो अरिस्टोटल के हिसाब से, यहाँ पे अरिस्टोटल के हिसाब से 3 पॉपुलर कंसेप्शंस होते हैं। एक व्यक्ति अगर मतलब एक ह्यूमन बीइंग अगर बेस्ट लाइफ उसको जीनी है तो उसके लिए, तो पहला कि अ लाइफ ऑफ प्लेजर हो उसकी, दूसरा अ लाइफ ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटी हो, तीसरा कि एक फिलोसफिकल लाइफ हो। ये 3 चीज़ें होंगी तो ये कहते हैं कि एक इंसान अच्छी ज़िंदगी, खुशहाल ज़िंदगी जिएगा, और ये भी एक वर्चुअस एक्टिविटी है इन अकॉर्डेंस विद रीज़न। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको। अच्छा, अब एक जो नेक्स्ट आ रहा है, जो हाँ ये भी करा देती हूँ मैं, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा लेकिन कर देते हैं। अब बात आती है फ्रैंकलिन्स की 13 वर्च्यूज़ के बारे में। ठीक है, देख लें यहाँ पे, अगर दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो चलो कोई बात नहीं, इसको 13 वर्च्यूज़ जो भी हैं वो आपको मैं बता देती हूँ। तो फ्रैंकलिन्स की क्या 13 वर्च्यूज़ हैं यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, लिख के आपको दे दें। फ्रैंकलिन्स 13 वर्च्यूज क्या है समझिए। बेंजामिन फ्रैंकलिन ये रहे 1706 से 1790 तक, एक ट्रू यूनिवर्सल मैन, फिलोसफर, साइंटिस्ट, पॉलिटिकल सेज, प्रिंटर, बिजनेस एंड सिविक लीडर थे, म्यूजिशियन भी थे, इन्वेंटर, डिजायर्ड थे। इनको ये था कि हमें मॉरल वर्च्यूज़ पानी है। ठीक है, इन्होंने कहा कि मॉरल वर्च्यूज़ मिलेंगी, कैसे मिलेंगी, 13 वर्च्यूज़ से मिलेंगी। ठीक है, तो फ्रैंकलिन का प्लान था कि हमें ईच ऑफ द 13 वर्च्यूज़ एक हैबिट बनानी चाहिए, और हमें क्या करना चाहिए, कैसे करेंगे आप हैबिट बनाएंगे, कैसे हैबिट इनको तभी बनाएंगे जब आप फोकस करेंगे अपना अटेंशन सिर्फ एक पे, एक बार में एक पे फोकस करिए, और उसके बाद धीमे धीमे जब तक उस पर मास्टरी नहीं पा जाते तब तक के लिए उसको पहले मास्टर हो जाइए उसमें, फिर ऐसे करके एक बार से 13 वर्च्यूज़ में सब में मास्टरी आपको करनी है। तो अब बात आती है कि कौन कौन सी हैं, आइए गौर समझिएगा, बड़ा मजा आएगा। जो नाम है वर्च्यूज़ का इनके पर्सपेक्टिव में, सबसे पहला आता है टेम्परेंस। टेम्परेंस, ठीक है, कि ईट नॉट टू डलनेस, ड्रिंक नॉट टू एलिवेशन, सीधी सीधी बात। ठीक, दूसरा आता है साइलेंस। साइलेंस, स्पीक नॉट बट वॉट मे बेनिफिट अदर्स और योर सेल्फ। ठीक है, सीधी सीधी बात। मतलब अभी आप समझो, यहाँ पे बहुत डीप चीज़ें कही जा रही हैं इनके द्वारा भी। अच्छा, कुछ चीज़ों के मतलब भी बताती चलूँ, नहीं तो अभी आप सोचोगे कि लो भैया मैम ने तो जो है वो हमको मतलब बताया नहीं। तो जब हम यहाँ पहली वाली बात कर रहे हैं टेम्परेंस की, जब हम बात कर रहे हैं ना, तो हम ये बात करते हैं कि भाई देखो, हम खुद को कंट्रोल करते हैं, अपने एक्शंस को, थॉट्स को, बिहेवियर्स को, है ना, कि मतलब हमेशा रीजनेबल चीज़ हम करें, इस तरीके से अपने आप को सेल्फ कंट्रोल हम करते हैं, उचित ढंग से अपने विचार, अपनी भावनाएं, अपने आचरण पर नियंत्रण रखते हैं, मतलब संतुलन बना के चलते हैं ना, मित्रवत तरीके से। ठीक है, अच्छा ये इतना समझ गए। अच्छा, साइलेंस हो गया, स्पीक नॉट बट वॉट मे बेनिफिट अदर्स एंड योर सेल्फ। ठीक है, अच्छा तीसरी बात, यहाँ पे तीसरी बात आती है ऑर्डर। इन्होंने कहा ऑर्डर क्या, लेट ऑल योर थिंग्स हैव देयर प्लेसेस, है ना, जो भी आपकी चीज़ें हैं वो अपनी अपनी जगह पे रहें। लेट ईच पार्ट ऑफ योर बिजनेस हैव इट्स टाइम, है ना, मतलब वक्त के टाइम पे आपको अपने चीज़ों के हिसाब से काम करना है, हर चीज़ पे राइट टाइम पे। अच्छा, फिर आया यहाँ पे रेजोल्यूशन। इन्होंने क्या कहा, रेजोल्यूशन। इन्होंने कहा कि रिजॉल्व करो, है ना, टू परफॉर्म व्हाट यू ऑट, परफॉर्म विदाउट फेल व्हाट यू रिजॉल्व। बहुत डीप बात। पांचवा आता है फ्रूगैलिटी। क्या,
मेक नो एक्सपेंस बट टू डू गुड टू अदर्स और योर सेल्फ, दैट इज वेस्ट नथिंग। ठीक है, ऐसा नहीं करना है, फालतू चीज़ें नहीं करनी, लेकिन हाँ ऐसी चीज़ें जो आपके लिए अच्छी हैं या आपके समाज के लिए अच्छी हैं, वेस्ट कुछ नहीं करना है, लेकिन समाज के लिए अच्छी चीज़ें करनी है। जब फ्रूगैलिटी का मतलब क्या होता है, मतलब किफ़ायती चीज़ें होती है ना, किफ़ायती मतलब एक, अगर मान लो हम कहते हैं कि फ्रूगैलिटी पर्सन के अंदर हम कहें तो हम ऐसे चीज़ पे खर्चा करते हैं जिससे हमारी ज़िंदगी में कुछ तो फ़ायदा हो ना, मतलब ऐसा पैसा फालतू में जो बेमतलब की चीज़ें हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं हैं, उन पे खर्चा नहीं करना है। ऐसा काम करिए, ऐसा एक्सपेंस करिए जिससे समाज का भला हो रहा हो, वेस्ट कुछ नहीं करना है। ठीक है, 5वीं बात इन्होंने ये कह दी भाई। अच्छा, छठी बात इन्होंने क्या कही वो भी आप समझ लीजिए। 1 सेकेंड। छठी बात इन्होंने कही इंडस्ट्री। क्या कहा इन्होंने? इंडस्ट्री। इंडस्ट्री क्या कि भाई लूज नो टाइम, बी ऑलवेज एम्प्लॉयड इन समथिंग यूजफुल, कट ऑफ ऑल अननेसेसरी एक्शन, मतलब कोई अपना वक्त ज़ाया मत करो, हमेशा खुद को ऐसे चीज़ में इन्वॉल्व रखो जिससे आपको कुछ फ़ायदा हो। ठीक है, फालतू कर्मों से हमेशा दूर रहो। सातवां आता है सिंसेरिटी। सिंसेरिटी ये क्या है कि कोई भी हर्टफुल चीज़ नहीं करो, आराम से इनोसेंटली सोचो और जस्टली सोचो। इफ़ यू स्पीक, अगर आप बोलो उसी हिसाब से बोलो जो आपने अच्छा सोचा है। 8वां इन्होंने बोला जस्टिस। एक इम्पॉर्टेंट बात कि रॉन्ग नन बाय डूइंग इंजरीज और ओमिटिंग द बेनिफिट्स दैट आर योर ड्यूटी। ठीक है, कुछ आपको भूलना नहीं है, अपने कर्मों को भी निभाना है और ऐसा कोई कार्य नहीं करना है जिससे कोई ना कोई दिक्कत पैदा हो समाज के अंदर। अच्छा, 9th बात आती है मॉडरेशन। मॉडरेशन का मतलब कि अवॉइड करो एक्सट्रीम्स को, है ना। फॉरबियर रिसेंटिंग इंजरीज सो मच एज यू थिंक यू डिजर्व, है ना। बोले एक्सट्रीम चीज़ें नहीं ही करनी चाहिए, वो तो सभी ही क्या कहते हैं, मॉडरेट चीज़ें करो। अच्छा, उसके बाद क्लीनलीनेस एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये। देखिए, टॉलरेट नो क्लीनलीनेस इन बॉडी, क्लोथ्स और हैबिटेशन। हमेशा स्वच्छ रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक स्वच्छ शरीर में एक स्वच्छ दिमाग रहता है, इस बात को याद रखिएगा। उसके बाद 11वां बात आती है यहाँ पे ट्रैंक्विलिटी की। ठीक है, बी नॉट डिस्टर्ब्ड एट ट्राइफल्स और एट एक्सीडेंट्स कॉमन और अनअवॉइडेबल। अब इसका क्या है भाई, देखो सीधी एक बात समझो आप, जस्ट है ना, सीधी बात समझिए कि आप हर सिचुएशन में काम रखिए खुद को, है ना। कि मतलब ऐसा नहीं है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके सामने आ जाती हैं जिसमें आपका मेंटल पीस डिस्टर्ब हो सकती है, लेकिन तब भी आपको सिचुएशन में खुद को काम रखना है। ये एक इम्पॉर्टेंट वर्च्यू है इनके अकॉर्डिंग। ठीक है, कितनी है अब जो है, ओके 10 हो गई, नहीं 11 हो गई। 11th, 1 सेकेंड, स्पेस भी भर गई, मैं सोच रही हूँ डिलीट ही क्या करूँ। ओके, 12th वाली जो बात करेंगे वो करने वाले हैं हम लोग चैस्टिटी की। अब ये क्या है, रेयरली यूज वेनरी बट फॉर हेल्थ और ऑफस्प्रिंग, नेवर टू डलनेस, वीकनेस और द इंजरी ऑफ योर ओन और एन अदर्स पीस एंड और रेपुटेशन। मतलब ये चैस्टिटी होती क्या है पहले ही समझिए। ये इसी स्टेट या प्रैक्टिस ऑफ रिफेनिंग फ्रॉम एक्स्ट्रा मैरिटल या स्पेशली कुछ ऐसे गलत चीज़ों से जब आप दूर रहते हो, अपनी जो है फ्यूचर में किसी भी, मतलब एक शुचिता आप कह लो इस तरीके से। तो एक मतलब ये वर्चू वैसे ही समझ लीजिए जो टेम्परेंस रिलेटेड हो गई ये वर्चू एक तरीके से, है ना। कि मतलब ऐसा व्यक्ति जो चास्ट है वो जो है रिफ्रेन करता है इधर फ्रॉम सेक्सुअल एक्टिविटी दैट इज कंसिडर्ड इमोरल और फ्रॉम एनी सेक्सुअल एक्टिविटी अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ हिज लाइफ। तो इसीलिए रेयरली यहाँ पे कहा गया है, ये रेयरली यूज वेरी है, बट फॉर हेल्थ और ऑफस्प्रिंग, नेवर टू डलनेस, वीकनेस और द इंजरी ऑफ योर ओन या अनदर्स पीस और रेपुटेशन को लेकर। और लास्ट और 13वीं जो वर्च्यू है, 3rd, वो है अपनी HUMILITY, ह्यूमिलिटी। ठीक है, इमिटेट जीसस एंड सोक्रेट्स। तो यहाँ तक हम रखते हैं। हमें लगता है कि इस बार हमने जो है वो ज़्यादा ही कुछ डीप पढ़ा दिया है, लेक्चर भी पढ़ा हो गया है ना। अच्छा, ह्यूमिलिटी का मतलब समझ लीजिए कि द क्वालिटी ऑफ नॉट थिंकिंग दैट यू आर बेटर देन अदर पीपल।
विनम्रता नहीं होती है, जैसे हर व्यक्ति कहता है अरे हम तो सर्वोपरि है ना, तो ऐसा नहीं है ना, विनम्र रहो। तो यहाँ पे हम अपना चैप्टर ये वाला कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट में हम यही पढ़ेंगे एथिकल या मॉरल रिलेटिविज्म को। और लेक्चर कैसा लगा प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। बहुत डीप तरीके से मैंने 4 पन्नों को पढ़ा दिया है। हर जगह पे मुझे फॉलो कर लीजिएगा, सारे सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जल्दी देखते हो नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।